रक्त लिए बिना ये शरीर में परिवर्तनों का पता लगा सकता है और चिकित्सा निदान के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। इस तकनीक ने 2 नोबेल पुरस्कार भी जीते हैं। वास्तव में एमआरआई का परमाणु विकिरण से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ परमाणु शब्द हाइड्रोजन परमाणुओं को संदर्भित करता है। हम जानते हैं कि मानव शरीर में बहुत सारा पानी होता है और हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु एक पॉजिट्रॉन ले जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर घूमते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सामान्य स्थिति में हाइड्रोजन परमाणुओं की दिशा यादृच्छिक होती है। हालांकि जब आप एमआरआई मशीन में लेटते हैं तो मशीन द्वारा उत्पन्न अति शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र आपके शरीर के सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को एक ही दिशा में मोड़ देगा। यदि समान आवृत्ति का विकिरण हाइड्रोजन परमाणुओं में जोड़ा जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु 90 डिग्री से उच्च ऊर्जा संतुलन में घूम जाएंगे। एमआरआई नाम यहीं से आया है। विकिरण उत्सर्जित होने के बाद हाइड्रोजन परमाणु अपनी मूल दिशा में लौट आएंगे और इस प्रक्रिया के दौरान वे अभी अवशोषित ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय संकेतों के रूप में जारी करेंगे। फिर मशीन इन संकेतों को प्राप्त करेगी। चूंकि प्रत्येक ऊतक की पानी की मात्रा अलग अलग होती है, एमआरआई हाइड्रोजन परमाणुओं के घनत्व अंतर के अनुसार स्पष्ट और पारदर्शी छवियां खींच सकता है। उत्परिवर्तित ऊतक कोशिकाओं में अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिससे उन्हें पहचानना आसान हो जाता है। आपको ध्यान देना चाहिए कि एमआरआई द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आमतौर पर सांता क्लॉज की तरह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 60,000 गुना अधिक मजबूत होता है। इसलिए एमआरआई स्कैन करते समय कोई भी लौह धातु की वस्तु नहीं ले जानी चाहिए, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। आपको पता होना चाहिए कि अंतिम उपयोगकर्ता का T3000 भी इस मशीन के सामने हिल नहीं सकता। एमआरआई आमतौर पर ऐसा दिखता है। इसके अलावा इसके अतिचालक चुंबक और शीतलन प्रणाली के कारण इसे लगातार चलाने की आवश्यकता होती है। एक बार बंद होने के बाद इसे फिर से शुरू करने में बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपभोग होगा। इसलिए एमआरआई को आमतौर पर 24 घंटे इंतजार करना पड़ता है, जिससे रखरखाव लागत और बढ़ जाती है।